हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम इसमें क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस अर्धचालक युक्तियाँ। और प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने डिस्कस किया था ऊर्जा बैंड के आधार पर अचालक, चालक, अर्धचालक पदार्थों की व्याख्या पढ़ ली थी हम लोगों ने। पी टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और फॉरवर्ड बायस्ड और रिवर्स बायस्ड क्या होता है। और इसमें हम लोगों ने पीएन संधि डायोड के लिए इसमें एक वक्र बनाया था, अभिलाक्षिक वक्र। और इस वीडियो में हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये इसमें हमें जो है रेक्टिफायर पढ़ना है। तो रेक्टिफायर क्या होता है, इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसमें समझेंगे डायोड का, पीएन संधि डायोड का सिंबल क्या होता है। ठीक है, पीएन संधि डायोड का सिंबल, पीएन संधि डायोड का सिंबल हम लोग इसमें देखने वाले हैं, प्रतीक देखने वाले हैं इसमें। उसमें पीएन संधि डायोड का प्रतीक कैसे बनाते हैं हम लोग। तो प्रतीक कुछ ऐसा होता है इसका, ऐसे हम लोग बनाते हैं इसका प्रतीक। पीएन संधि डायोड का ऐसा होता है इसका प्रतीक। ठीक, इस टाइप से कुछ बनाया जाता है इसको। ये है हमारा पीएन संधि डायोड का चित्र। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं पीएन संधि डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस्ड में करंट को आगे जाने देता है, और रिवर्स बायस्ड में करंट को आगे नहीं जाने देता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम करंट को इधर से प्रवाहित कराएंगे, अगर करंट का प्रवाह अगर हम इधर से कराएंगे, तब तो ये डायोड करंट को आगे जाने देगा। और अगर हमने करंट को इधर से फ्लो कराया, इधर से अगर करंट हमने भेजी, तब ये क्या करेगा, ये जो डायोड है ये करंट को आगे जाने नहीं देगा। तो इधर से करंट प्रवाहित होती है आगे के लिए, और इधर से करंट प्रवाहित आगे के लिए नहीं होती है। ठीक है, तो यहां से हम ये समझ सकते हैं इसका जो ये वाला सिरा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा क्या है, ये होता है हमारा पी टाइप, पी क्षेत्र, और ये वाला कौन सा होता है हमारा एन। तो अगर हम धारा को इधर से प्रवाहित कराएंगे तब तो धारा हमारी आगे जाएगी, और अगर हम इधर से प्रवाहित कराएंगे तो धारा को ये रोक देगा, धारा को आगे जाने नहीं देगा। तो धारा हमारी वहीं रुक जाएगी। ठीक है, अब धारा को बहने के लिए क्या चाहिए होता है, ज्यादा वोल्टेज से कम वोल्टेज की तरफ धारा बहती है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होती है, धारा का प्रवाह होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं ये वाला जो सिरा है डायोड का, अगर मैं इसको ए बोल दूं और इस वाले सिरे को अगर मैं बी बोल दूं, अगर धारा इधर से हम भेज रहे हैं तो ये आगे बढ़ जाएगी। यानी धारा को प्रवाहित होने के लिए जो सिरे ए का जो वोल्टेज है वो ज्यादा होना चाहिए किससे, सिरे बी से, तभी इसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। और धारा का प्रवाह किसमें होता है, ये हमारा होता है फॉरवर्ड बायस्ड में। किसमें होता है, ये होता है फॉरवर्ड, ये होता है हमारा फॉरवर्ड बायस्ड में। फॉरवर्ड बायस्ड में हमारा क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। मतलब अगर अभिनति में अगर हमारा ये डायोड होगा तभी इसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। तो अगर ये पी सिरे का अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तभी धारा आगे जा पाएगी। ठीक, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, इधर का हमारा वोल्टेज क्या हो जाए, कम हो जाए, ए का वोल्टेज हमारा क्या हो, पॉइंट ए का वोल्टेज क्या हो, कम हो जाए, किससे, पॉइंट बी से, तो हमारा ये डायोड किसमें आ जाएगा, रिवर्स बायस्ड में। इधर का वोल्टेज ज्यादा, इधर का वोल्टेज कम, तो धारा फिर ये जो डायोड है ये आगे जाने नहीं देगा। तो ये हो जाएगा हमारा किसमें, रिवर्स बायस्ड में। ये हो जाएगा रिवर्स बायस्ड में। उत्क्रम या पश्च दिशिक, कुछ भी बोल सकते हो आप, उत्क्रम अभिनत, ये किसमें आ जाएगा, हमारा उत्क्रम अभिनति में। ठीक है, और अगर दोनों पॉइंट्स के वोल्टेज अगर बराबर हो जाते हैं, पॉइंट्स ए का वोल्टेज बराबर हो जाए पॉइंट बी के वोल्टेज से,
तब हमारा ये आ जाएगा अनबायस्ड में। किस में आ जाएगा ये? अनबायस्ड। अनबायस्ड का मतलब क्या होगा? अब अभिनत। क्या हो जाएगा ये? अब अभिनति में। क्या हो जाएगा ये? अब अभिनति में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ डायोड दिखा रहा हूँ और आपको यह पहचान के बताना है कि कौन से डायोड हमारे फॉरवर्ड बायस्ड में होंगे, कौन से डायोड हमारे रिवर्स बायस्ड में होंगे और कौन से डायोड हमारा जो है वो अनबायस्ड में है। ठीक, तो यहाँ पर मैं कुछ आपसे बना रहा हूँ, आपको केवल इतना बताना है कि कौन से डायोड हमारे रिवर्स बायस्ड में है, कौन से फॉरवर्ड में है और कौन से हमारे जो है उत्क्रम में है, जो अभिनत में है। तो पहला डायोड हमारा ये है, आपको यहाँ देख के बताना है कि डायोड हमारा जो है किस में है। इधर मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस का 3 वोल्टेज दिया है और इधर मैंने कितना दिया है? प्लस का 3 वोल्टेज दिया है। आपको ये बताना है ये किस अभिनत में है। दूसरा हमारा प्रश्न ये है, दूसरा ये है, ये डायोड मैंने बनाया है यहाँ पर और इधर मैंने दिया इसको +3 और इधर मैंने इसके दिया है -3। आपको बताना है ये किस जो है अभिनत में है। तीसरा मैंने यहाँ दे दिया, इसको ऐसे उल्टा कर दिया है, इसको मैंने उल्टा कर दिया है। यहाँ पर है हमारा 0 वोल्टेज और इधर है हमारा माइनस का 3 वोल्टेज। ये आपको बताना है कि किस अभिनत में है। ये वोल्टेज में जरूरी नहीं है कि 3 ही हो, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए ले रहा हूँ, यहाँ एज अ एक्सप्लेनेशन के लिए मैं 3 वोल्टेज का यूज कर रहा हूँ। कितना भी वोल्टेज लिया जा सकता है यहाँ। ठीक है, वो बात इसका आपको जो देखना पड़ेगा कि किसका ज्यादा है किसका कम है, इसके आधार पर आप इसका चेंज करोगे फॉरवर्ड, रिवर्स या अनबायस्ड का। नंबर 4 है इसमें हमारा, ये एक ऐसा डायोड है, एक ऐसा डायोड है, इस पे है -3 और इस पर भी है -3। तो आपको बताना है ये किस अभिनत में है। और 5वां मैंने यहाँ पर ले लिया, ये एक डायोड है और यहाँ पर ये वाला जो सिरा है इसका ग्राउंडेड है और यहाँ पर जो है इस वाले पर +3 वोल्टेज का विभव है। नेक्स्ट हमारा 6 पार्ट है, इसमें 6 पार्ट है। डायोड का इस बार ये वाला सिरा मैंने ग्राउंडेड कर दिया और इधर मैंने क्या दे दिया? 0 वोल्ट दे दिया है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इस वाले सिरे को ग्राउंडेड करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है? -3 वोल्टेज का विभव दिया है। और इतने में हमें बताना है कि कौन से डायोड हमारे किस अभिनति में हैं। ठीक है, फॉरवर्ड बायस्ड में है, रिवर्स बायस्ड में है और कौन से जो हमारे हैं अनबायस्ड में है। ठीक, तो आपको कैसे पहचानना है? तो ये जो आपको लाइन दिख रही होगी दीवार, वैसे भी दीवार का काम क्या होता है? रोकना। अगर हम धारा इधर से डालेंगे तो ये धारा रुकेगी, मतलब ये रिवर्स बायस्ड में होगा। अगर P क्षेत्र का वोल्टेज ज्यादा है और N क्षेत्र का वोल्टेज कम है तो डायोड हमारा किस क्रम में कहलाएगा? फॉरवर्ड बायस्ड में। हिंदी में इसको बोलते हैं अगर अभिनति में, मतलब धारा का चालन होगा इस कंडीशन में। अब पहला मैं चेक करता हूं, यहाँ आप देख सकते हो, इसमें इस डायोड की अगर मैं बात करूं तो इस डायोड में ये जो लाइन आपको दिख रही होगी दीवार, ये कौन सी होती है? N टाइप, ये होती है P। तो P देखो माइनस में है और N हमारा प्लस में है। तो यानी P वाला जो सिरा है वो अगर छोटा है, माइनस छोटा होता है ना, तो ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये किसमें हो गया हमारा? ये है हमारा रिवर्स बायस्ड में। मैं केवल R बना रहा हूं, ये किसमें? हमारा रिवर्स बायस्ड में है, उत्क्रम अभिनत है ये डायोड हमारा। ठीक, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप देख सकते हो इसका ये जो N टाइप, N और ये P पे देखो +3 है और N पर -3 है, यानी P पर ज्यादा है N पर कम है, मतलब धारा जैसे प्रवाहित होगी ये हमारा फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। अब यहाँ देख सकते हैं हम, इस बार उसको उल्टा कर दिया जाए, ये जो लाइन है ये हमारी N होती है और ये हमारा P होता है। अब ये जो P है इस पे माइनस में है और N पर 0 है, तो -3 से बड़ा होता है 0, तो यानी P पर कम है और N पर ज्यादा है, तो ये भी हमारा किसमें होगा? रिवर्स बायस्ड में हो गया। ठीक है, धारा का प्रवाह इस कंडीशन में नहीं करेगा डायोड। यहाँ पर देखो ये N है और ये P है, तो जितना वोल्टेज N पर है उतना ही हमारा P पर है। तो जब दोनों सिरों का वोल्टेज बराबर होता है डायोड के, तो ये किसमें कहलाता है? हमारा अनबायस्ड, मतलब इसके साथ धारा का प्रवाह होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें ये अनबायस्ड हो गया हमारा। नेक्स्ट है इसमें देखिए 5वां, ये इसका P है, ये N है। ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको ये दीवार है, इसको N से डोनेट करते हैं, ये हमारा N टाइप है। तो P पर हमारा ये ग्राउंडेड है, मतलब पृथ्वी से जुड़ा गया है
और n पर हमारा क्या है +3 है। अब जब हम इसको पृथ्वी से जोड़ेंगे तो होगा क्या, देखिए जब हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो वोल्टेज मिलता है 0 वोल्ट हो जाता है, वहां से कितना मिलता है हमें 0 वोल्ट। तो यहाँ से कितना मिलेगा 0 वोल्ट, ये आपको याद रखना है 0 वोल्ट मिलेगा। P पर 0 है और n पर +3 है, तो n पर ज्यादा है और P पर कम है, तो ये रिवर्स हो गया, है ना। अब इसमें क्या है देखिए, ये P ये n, यहाँ 0 है और ये ग्राउंड, दोनों बराबर है, यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0, तो ये क्या हो गया अनबायस्ड। अब यहाँ पर ये 0 है एंड P पर और n पर कितना है -3, तो 0 बड़ा होता है, तो ये किसमें हो गया हमारा फॉरवर्ड में हो गया। तो इस तरीके से हम किसी भी डायोड को पहचान सकते हैं कि कौन सा डायोड हमारा रिवर्स बायस्ड है और कौन सा डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है और कौन सा डायोड जो है हमारा वो अनबायस्ड है। ठीक, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें डिस्टकारी, हम लोग इसमें पढ़ेंगे AC करंट को DC करंट में आखिर कैसे चेंज किया जाता है। चैप्टर 7 में हम लोग पढ़े थे जो हमारा AC करंट होता है वो कुछ ऐसा होता है, AC करंट कुछ ऐसे होता है ना, कुछ ऐसे चलता है ये। मतलब AC जो करंट होता है इसका जो वैल्यू है वो लगातार बदलता रहता है, इसका वैल्यू। AC करंट का वैल्यू क्या होता है, रेगुलर चेंज होता रहता है। और जो DC करंट होती है, ये हमारा कौन सा करंट है, ये AC करंट है, और ये हमारी कौन सी करंट है, ये हमारी DC करंट है। ये कौन सा है, DC करंट। DC करंट क्या होता है, इसका मान नियत रहता है, नहीं होता है चेंज। और AC करंट क्या होता है, इसका मान लगातार बदलता रहता है। लगातार क्या होता रहता है, इसका मान ये बदलता रहता है। और DC करंट है, इसका मान नियत रहता है। तो ये हमारा AC करंट जिसकी वैल्यू हर एक पॉइंट पर बदलती रहती है, और ये हमारा DC करंट है जिसकी वैल्यू क्या रहती है, नियत रहती है। AC करंट हमारा जो है DC करंट जो हमारा, जो हमारी फ़ोन की बैटरी है या हमारे इन्वर्टर का जो बैटरा है, जो सेल हैं, इन सभी से हमें DC करंट प्राप्त होती है। और जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो हमारा AC करंट होता है। तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जब हमें AC करंट को DC में कन्वर्ट करने की आवश्यकता पड़ती है, और इन दोनों करंट्स में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें हम दो करंट का आकर हम लोग दो करंटों को यूज क्यों करते हैं, हम एक ही करंट यूज कर लेते हैं। जब हमारे घरों में जो AC करंट आ रहा है तो हम AC करंट को ही यूज कर लेते हैं, DC को यूज क्यों कर रहे हैं, या हम केवल DC को यूज कर लेते हैं, AC का यूज क्यों कर रहे हैं। तो देखिए यहां दोनों में कुछ खास बात होती है। तो पहला सबसे बड़ा रीजन ये है, AC जो करंट होता है इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। एक जगह से दूसरी जगह भेजना इसको आसान होता है AC करंट को। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, हम लोग ट्रांसफॉर्मर और चोक कुंडलियों का यूज कर लेते हैं, जिससे शक्ति में लॉस नहीं होता, पावर का लॉस नहीं होता है, और एक जगह से करंट जो है हम दूसरी जगह बहुत आसानी से भेज सकते हैं। तो यह खास बात होता है AC करंट में। अगर मैं बात करूं DC करंट की, तो DC करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि हम इसमें क्या कर, ना हम इसमें किसी प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज़ कर सकते हैं, ना इसमें हम किसी चोक कुंडली का यूज़ कर सकते हैं। तो इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि इसमें हम जो हमारा पोटेंशियल जो ड्रॉप होता है वो नहीं हो पाता है। जब ट्रांसफार्मर और जो कुंडली को यूज़ नहीं होगा तो इसको भेजना एक जगह से दूसरी जगह बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे घरों में जो सप्लाई होती है वो DC की जगह AC करंट आता है। ठीक है, तो एक रीज़न तो इसका ये होता है। और दूसरा रीज़न ये होता है, हम AC करंट को कभी स्टोर नहीं कर सकते। AC करंट को हम कभी भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। AC करंट हमारा स्टोर नहीं होता है। अब जैसे हमारे जो इन्वर्टर लगे होते हैं घरों में, इन्वर्टर का जो बैटरा होता है, उसमें जब इन्वर्टर उस बैटरी को चार्ज करता है तो घर में तो हमारे AC सप्लाई आ रहा है, और बैटरी में हमारी कौन सी सप्लाई स्टोर होती है, DC करंट। तो उसमें एक छोटी सी डिवाइस लगी होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। एक डिवाइस लगी होती है जो क्या करती है, AC करंट को DC में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो इनमें ये कुछ खास बात होती है। इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना आसान होता है, और इसको
भेजना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम इस करंट को स्टोर नहीं कर सकते, इस करंट को स्टोर कर सकते हैं। जैसे सेल होता है, हमारे फ़ोन की बैटरी होती है, जब हम एक बार चार्जिंग पे लगाते हैं तो उसमें करंट क्या होता है, हमारा स्टोर हो जाता है, जो ज़रूरत पड़ने पे हमारे फ़ोन को ऊर्जा मिलती रहती है। या जैसे हमारे सेल होते हैं, वो सब हमारे डीसी करंट को स्टोर कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उनका लाभ लेते हैं। ठीक है, ये ऐसी बहुत सी डिवाइस होती हैं जो एसी करंट पे काम ना करके हमारी डीसी करंट पे काम करती हैं। जैसे हमारा फ़ोन है, ये डीसी करंट पे काम करता है, और हमारे क्या होते हैं, लैपटॉप होते हैं, ये हमारे डीसी करंट पे काम करते हैं। एलसीडी होती है, वो डीसी करंट पे काम करती है। और एसी करंट पे हमारे जो होते हैं फ्रिज होते हैं, और जो मोटर वगैरह होती हैं, ये हमारे एसी करंट पे काम करती हैं। तो दोनों करंट के अपने अपने गुण होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेंगे, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। क्यों करेंगे, आपकी समझ में आ गया होगा। क्योंकि जब कोई भी उपकरण जब हमारा डीसी करंट पे वर्क करेगा तो हमें एसी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें एक हम युक्ति का यूज करते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर जिसको हिंदी में बोलते हैं डिस्टकारी, 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 रेक्टिफायर। तो यह एक ऐसी युक्ति होती है जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देती है, जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देती है। जैसे हमारे जो फ़ोन के चार्जर होते हैं, उसमें भी हमारा ये रेक्टिफायर मतलब डिस्टकारी लगा रहता है। जब हम उसको प्लग करते हैं तो सप्लाई तो उसको एसी मिलती है, लेकिन ये डिवाइस क्या करती है, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देती है, जिससे क्या होता है, डीसी करंट हमारे फ़ोन की बैटरी में स्टोर हो जाता है और ज़रूरत पड़ने पर उसको ऊर्जा देता रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको चेंज करते हैं। और सेम चीज़ हमारी उसमें भी लगी होती है, किस में लगी होती है हमारी, ये जो हमारे इन्वर्टर होते हैं उसमें भी लगा होता है डिस्टकारी, जो एसी करंट लेता है उसको कन्वर्ट करता है डीसी में, और जो बैटरी में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। तो दोनों उसमें लगे होते हैं, दोनों में लगे होते हैं। और एक डिवाइस होती है हमारी जो डीसी को कन्वर्ट करती है एसी में। एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को बोलते हैं रेक्टिफायर, और डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने वाली डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या करता है रेक्टिफायर, ये एसी को हमारा डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, और जो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं दोलित्र। दोलित्र इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑक्सीलेटर, ऑक्सीलेटर। ये ऑक्सीलेटर होता है जो हमारा डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना काफ़ी आसान होता है, और डीसी को एसी में कन्वर्ट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है, क्योंकि इसका जो सेटअप होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। तो डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के लिए जो डिवाइस का हम लोग यूज़ करते हैं वो दोलित्र का यूज़ करते हैं, और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो करते हैं रेक्टिफायर का यूज़। और यहाँ पर कोई ये नई डिवाइस नहीं होती है, जो हमारा पीएन संधि डायोड होता है वही हमारा एक अच्छे रेक्टिफायर के रूप में वर्क करता है, जो कि अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो ये आपके समझ में आया होगा कि एसी करंट और डीसी करंट क्या होते हैं, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, या डीसी को एसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जो हमारे इन्वर्टर होते हैं उनमें रेक्टिफायर भी लगा होता है और दोलित्र भी लगा होता है, डिस्टकारी भी लगा होता है और दोलित्र भी लगा होता है। जब इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है तो एसी करंट जब उसको मिलता है तो रेक्टिफायर क्या करता है, उस एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे हमारे बैटरी में क्या होती है, डीसी करंट स्टोर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। और जब वो दोबारा से धारा को देता है तब यहां से काम स्टार्ट होता है दोलित्र का, और ये दोलित्र दोबारा क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसमें रेक्टिफायर के लिए। तो इसमें हमारा रेक्टिफायर क्या होता है, वह युक्ति जो एसी करंट को डीसी करंट में परिवर्तित करती है। और ये जो हमारा डिस्टकारी होता है ये दो प्रकार का होता है। डिस्टकारी हमारा दो प्रकार का होता है। डिस्टकारी हमारा ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा,
पहला होता है अर्ध तरंग, अर्ध तरंग, अर्ध तरंग डिस्टकारी, अर्ध तरंग डिस्टकारी, जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ वेव, हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा है इसमें हमारा पूर्ण तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी, पूर्ण तरंग डिस्टकारी, इसको बोलते हैं फुल वेव, फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, अर्ध तरंग डिस्टकारी और पूर्ण तरंग डिस्टकारी, और इन दोनों को ही हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि डिस्टकारी क्या होता है। एक ऐसी युक्ति जो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करती है, उसे डिस्टकारी कहते हैं। और डिस्टकारी के रूप में हमारा कौन काम करता है, पीएन संधि डायोड। अभी हम देखेंगे इसमें, जब इनको पढ़ेंगे तो डायोड हमारा एक अच्छा डिस्टकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों को हमें 1 बाय 1 पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे अर्ध तरंग डिस्टकारी। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे अर्ध तरंग डिस्टकारी। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने वाले हैं, एसी को डीसी में। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, देखिए डीसी करंट पर जितने भी हमारे उपकरण वर्क करते हैं, जैसे हमारा लैपटॉप हो गया, हमारा फ़ोन हो गया, जितने भी हमारे एसी करंट पर, डीसी करंट पर वर्क करने वाले उपकरण होते हैं, इनको कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है। इनको क्या होती है, कम वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, ऐसे इनको इतने वोल्टेज की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो कितने वोल्टेज की है, वो 220 वोल्टेज की है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, इस वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। और इस वोल्टेज को कम करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, इसमें हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर का। और ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर हम कौन सा ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर का इसमें यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपके हम इसमें ट्रांसफार्मर क्यों ले रहे हैं। तो ट्रांसफार्मर बनाते हैं, यहां पर कौन सा ट्रांसफार्मर लेना है मेरे को, यहां पर अपचाई ट्रांसफार्मर। और आप जानते हो कि ट्रांसफार्मर में हमारी 2 प्रकार की कुंडलियां होती हैं, मैंने आपको बताया था चैप्टर 7 में, 2 प्रकार की हमारी कुंडलियां होती हैं। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, इसके प्राइमरी में कुंडलियों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है और पतले फेरे होते हैं इसमें। ये कुछ ऐसा होता है, देखिए ये कुछ इस टाइप से। और जो उसकी द्वितीय कुंडली होती है, उसमें फेरों की संख्या क्या होती है, वो कम होती है। उसमें क्या होती है, फेरों की संख्या हमारी कम रहती है, फेरों की संख्या कम रहती है, उसमें फेरे हमारे कम रहते हैं। देखिए इसमें फेरे हमने कम कर दिए हैं, इसमें फेरे क्या रहेंगे, कम रहेंगे। और जिस कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, उसमें जो फेरे होते हैं वो मोटे होते हैं। कैसे होते हैं फेरे, ये फेरे होते हैं मोटे, मोटे तार के फेरे लेते हैं, मोटे कॉपर के तारों के फेरे लिए जाते हैं इसमें। ये मैंने बहुत कायदे से डिस्कस किया था चैप्टर 7 में, जब हमने प्रत्यावर्ती धाराएं पढ़ी थी उसमें। तो स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर होता है, उसकी प्राइमरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना। तो वैसे भी आप समझ सकते हो, यहां से जो हम वोल्टेज देंगे वो हाई होगा
और इधर हमें क्या मिलेगा, लो वोल्टेज प्राप्त होगा। तो जिस तरफ ज़्यादा वोल्टेज है उधर फेरों की संख्या ज़्यादा है, और जिधर कम वोल्टेज मिलने वाला उधर फेरों की संख्या कम है। ऐसे आप क्या कर सकते हो, रटने से बच सकते हो। ठीक है, तो ये हमने बना दिया कौन सा ट्रांसफॉर्मर, ये है हमारा एक स्टेप डाउन अपचाई ट्रांसफॉर्मर। तो इसको बनाना बहुत आसान है। हम इसमें करेंगे क्या, ट्रांसफॉर्मर लेंगे और इस पे क्या जोड़ेंगे, एक लोड प्रतिरोध जोड़ेंगे। लोड प्रतिरोध मैंने क्या जोड़ दिया, एक लोड प्रतिरोध, यहां जोड़ दिया मैंने एक लोड प्रतिरोध। अब ये लोड प्रतिरोध क्या होता है, देखिए लोड प्रतिरोध का क्या मतलब होता है। देखिए लोड प्रतिरोध हमारा वो प्रतिरोध होता है, जैसे हमने ये लोड प्रतिरोध का मतलब है जैसे हमने यहाँ कोई बल्ब जोड़ा होगा, जो पंखा जोड़ा होगा, मतलब कुछ भी यहाँ पर जो जोड़ा होगा ये वो है। बल्ब हो सकता है, ये पंखा हो सकता है, कोई चार्जर हो सकता है, ठीक, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। उसका जो प्रतिरोध होगा ये है, वो है, उसे बोलते हैं हम लोग लोड प्रतिरोध, जिसको मैंने लिखा ये आ गया प्रतिरोध और लोड का एल। ठीक है, तो एक ट्रांसफार्मर ले लिया हमने स्टेप डाउन, एक लोड प्रतिरोध जोड़ दिया, और इस लोड प्रतिरोध के साथ में हम लोग क्या करते हैं, एक डायोड को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, एक डायोड को हम लोग जोड़ते हैं। यहां मैंने एक डायोड ले लिया, ये डायोड हमने जोड़ दिया इधर, ये हमने एक डायोड ले लिया। तो इसको बनाना बहुत आसान होता है। हम क्या करें, एक प्रतिरोध के साथ में जब हम एक डायोड जोड़ देते हैं तब ये हमारा क्या होता है, एसी करंट हमारा डीसी में कन्वर्ट होने लगता है। अब मैं इधर क्या करने वाला हूं, इस तरफ मैं क्या करूंगा, इधर मैं क्या दूंगा, इसको करंट दूंगा। इधर कौन सा करंट देना है मेरे को, इधर से हमें कौन सा करंट दे, ये हमारी प्राइमरी कुंडली है। प्राइमरी कुंडली से हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई को देते हैं। मेन सप्लाई प्राइमरी कुंडली से दी जाती है, और सेकेंडरी कुंडली पर हम लोग ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी जो कुंडली होती है उस पर लोड जोड़ते हैं, लोड प्रतिरोध, और प्राइमरी कुंडली से क्या देते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ते हैं। तो यहां से हमारी कैसी धारा आ रही होगी, ये वाली धारा आ रही होगी, ये वाली कौन सी धारा आ रही होगी, ये वाली धारा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निवेशी। यहां से हमने निवेश कराया, इसको क्या बोलेंगे, निवेशी वोल्टेज। ये क्या है हमारा, निवेशी धारा। ये क्या है, हमारी निवेशी धारा है। और इसको मैंने कुछ नाम दे देता हूं, ए, ये बी है, ये सी है, और ये पॉइंट हमारा डी है। अब मैं इसका प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। तो कैसे यहां पर क्या चेंज होने वाला है, ये हमारा परिपथ बन चुका है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का ये परिपथ हमारा बन चुका है। ठीक है, इसी को हमें एक्सप्लेन करना है कि एसी करंट हमारा डीसी करंट में कैसे कन्वर्ट होता है। देखिए अब यहां पर होगा क्या, तो यहां पर अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये पहले आधे चक्कर में मतलब यहां तक ये होगा हमारा प्लस में। तो देखिए होता क्या है, जब हमारा एसी करंट ये ऐसे चलता है तो ये पहले आधे चक्कर में क्या होता है, अगर धारा हमारी इस तरह प्रवाहित हो रही है तो ये दूसरे यहां से लेके यहां तक ये जो दूसरा आधा चक्कर आया है, फिर धारा की दिशा फिर ऐसी हो जाएगी, धारा की दिशा उल्टी हो जाती है। धारा की दिशा क्या होती है, उल्टी हो जाती है। और हमारे यहाँ भारत में जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज। मतलब 1 सेकंड में 50 बार धारा उस तरफ और 50 बार धारा इस तरफ क्या होती है, चेंज होती है। ठीक है, तो पहले आधे चक्कर में क्या होता है, ये जो ए पॉइंट दिख रहा है आपको, ये हो जाएगा माइनस का या फिर हो जाएगा प्लस का। आप इसको माइनस भी बोल सकते हो, प्लस भी कह सकते हो। अगर इसको प्लस लिया तो इसको माइनस बोलना पड़ेगा, इसको माइनस लिया तो इसको प्लस लेना पड़ेगा। सही है, अगर आपने इसको प्लस लिया है तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, अगर इसको माइनस लिया है तो इसको प्लस लेना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, पहले आधे चक्कर में पॉजिटिव साइकिल में इसको कर दिया प्लस, और इस वाले को मैंने क्या कर दिया है, इसको कर दिया माइनस, इसको क्या कर दिया माइनस। अब आप एक चीज गौर करिए इस पे जरा, ये हमारा लगा डायोड, ये क्या है, डायोड है। मैं बात कर रहा हूं अभी पहले आधे चक्र के लिए, मैं केवल इतने के लिए बात कर रहा हूं, इतने के लिए।
ठीक। अब पहले आधे चक्कर में क्या हुआ है, ये वाला सिरा मैंने प्लस कर दिया है और ये वाला सिरा पॉइंट बी मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया है। ठीक है। अब अगर आप डायोड को देखो तो डायोड का ये क्या होता है, ये होता है हमारा पी टाइप और ये क्या होता है हमारा एन टाइप। अगर मैं इस कंडीशन में आपसे पूछूं तो बता सकते हैं डायोड हमारा कौन सी अभिनति में है, अगर अभिनत है या उत्क्रम अभिनत है। तो आप देख सकते हो पी पर प्लस वोल्टेज है और ये वाला जो एन सिरा ये कहाँ जुड़ा है, ये जुड़ा है माइनस से, मतलब ये वाला सिरा है प्लस से और ये है माइनस से। मतलब इस समय हमारा ये जो डायोड है ये हमारी कौन सी अभिनत में है, ये है हमारा इस समय फॉरवर्ड बायस्ड में। मतलब ये धारा को आगे क्या करेगा, जाने देगा। तो इधर से जो हमें निर्गत वोल्टेज प्राप्त होगा, देखिए कुछ ऐसा प्राप्त होगा, ये हमें वोल्टेज, ये वोल्टेज मैं यहाँ बना देता हूँ ये, ठीक। ये वोल्टेज हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा, इसको मैं अंदर कर देता हूँ। ये यहाँ वोल्टेज हमें कैसा प्राप्त होने वाला है, ये कुछ ऐसा वोल्टेज हमको प्राप्त होने वाला है। देखिए ये कुछ ऐसा वोल्टेज, ये हमें ऐसा कोई धारा प्राप्त होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये धारा को आगे जाने देगा। यहाँ इस कंडीशन में धारा हमारी क्या होगी, इधर से होती हुई और इस प्रतिरोध से होती हुई यहाँ चली जाएगी। ये आई धारा सी से डी की तरफ जाएगी इस समय धारा। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा, यहाँ आधी साइकिल यहाँ प्राप्त हो जाएगी हमें। यहाँ हमें ये हमने इनपुट दिया और यही हमें आउटपुट प्राप्त हो जाएगा। ठीक। अब क्या होगा, जब यहाँ से ये दूसरी हाफ साइकिल आएगी तब ये हो जाएगी माइनस की। जब ये माइनस की होगी तब पता क्या होगा, ये वाला जो सिरा है जो पहले प्लस का था, पहले जब प्लस का था तब ये, अब ये आधी साइकिल में क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये वाला कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस। अगर अब आप ध्यान से देखो कोई यार डायोड अब किस क्रम में है, ये पी पे माइनस है और एन पर प्लस है, मतलब उल्टा हो गया। ये हमारा उत्क्रम अभिनत है और उत्क्रम अभिनत में धारा प्रवाहित नहीं होती है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एक आइडियल केस में, एक आदर्श स्थिति में बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ थोड़ा सा विक्षोभ होता है, यहाँ पर लगभग इतनी सी धारा प्राप्त होती है। लेकिन यहाँ पर मैं आइडियल केस में बात कर रहा हूँ, ये आइडियल केस में ये यहाँ पर बिल्कुल धारा प्राप्त नहीं होती है। लेकिन अगर आइडियल केस की मैं बात ना करूँ तो यहाँ पर थोड़ी सी धारा यहाँ पर प्राप्त होती है। आपको बताना है ये कमेंट में, ये धारा यहाँ पर क्यों प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अगर आइडियल केस में बात करें तो प्राप्त होगी, अगर आइडियल केस में बात नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ही छोड़ के हुए आगे बढ़ जाऊँगा। अब ये क्या होगा, अब दोबारा से ये प्लस साइकिल आएगी, तब ये कैसा हो जाएगा, दोबारा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब फिर से डायोड हमारे किस क्रम में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा अब फॉरवर्ड बायस में दोबारा आ जाएगा। तो दोबारा से हमें ये यहाँ पर इनपुट प्राप्त हो जाएगा, ये आउटपुट, ये हमें दोबारा से प्राप्त हो जाएगा। अब फिर से ये आधी साइकिल आएगी, फिर यहाँ से खाली रह जाएगा, ये फिर हमें आउटपुट प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि प्रत्यावर्ती धारा का जो माइनस वाली जो डायरेक्शन थी उसको लगभग हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। मतलब आधा काम हमारा इसमें हो चुका है। इसी को हम लोग बोलते हैं इसको अर्ध तरंग डिस्टकारी। मतलब इसने अभी क्या किया है, पूरे तरीके से एसी को डीसी में कन्वर्ट नहीं किया है, आधे तरीके से किया है। देखिए ना, नीचे वाला जो अर्ध तरंग है, ये वाली यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हो रही है। ठीक, नीचे वाली हमको ये प्राप्त नहीं हो रही है। तो अगर मैं इसको बनाऊं, ये हमारा क्या था, देखो ये थी हमारी एक एसी करंट और यहाँ तक जो हमें प्राप्त हो रही है, हमें कैसी प्राप्त हो रही है, ऐसी प्राप्त हो रही है। ये यहाँ से ये फिर ब्लैंक है और फिर ये इस टाइप से। ठीक, ये कुछ ऐसे हमें प्राप्त हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, ये हमारी कौन सी धारा थी, ये थी हमारी निवेशी धारा जो हमने निवेश कराया था। और ये कौन सी हमारी निर्गत, ये क्या है हमारी निर्गत, ये हमारी निर्गत धारा। और इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग अर्धतरंग डिस्टकारी। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। ये जो डायोड है, जब पहला आधा चक्कर आता है तो एक सिरा प्लस और एक सिरा माइनस। जब ये प्लस होता है और तब ये वाला माइनस हो जाता है, तब ये धारा को आगे जाने देगा। मतलब तो इस प्रकार हम लोग इसमें नोट कर लेंगे। तो जो भी हमने यहाँ समझा है वही मैंने यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है इसमें, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, देखिए यहाँ से ये प्राइमरी
कुंडली है, यहाँ से हम इसको जोड़ेंगे, लगा देते हैं और पीएन संधि डायोड व लोड प्रतिरोध आरएल को द्वितीय कुंडली से जोड़ देते हैं। और ये ट्रांसफार्मर की कौन सी कुंडली है? द्वितीय कुंडली है, जिसपे हमने एक पीएन संधि डायोड और एक आरएल प्रतिरोध हमने लगा दिया है। तो इसमें क्या लिखना है आपको? ट्रांसफार्मर की स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से निवेशी धारा स्रोत को जोड़ देते हैं और ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से पीएन संधि डायोड और एक लोड प्रतिरोध को जोड़ दिया जाता है। अब ये काम कैसे करता है ये समझते हैं। इसमें लिखा है निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्कर में जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा बी के सापेक्ष धनात्मक है, अगर ये प्लस है तो इसके सापेक्ष ये माइनस हो जाएगा, अगर ये माइनस है तो इसके सापेक्ष ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। सापेक्ष धनात्मक है तब पीएन संधि डायोड अगर अभिनत होता है, और जब अगर अभिनत है तो इससे धारा बहती है। निवेशी वोल्टेज के दूसरे आधे चक्कर में क्या होता है? ये माइनस ये प्लस, इनके जो सिंबल होते हैं चेंज हो जाते हैं। ऋणात्मक है तब डायोड उत्क्रम अभिनत होता है, तब डायोड से धारा नहीं बहती है, अतः निर्गत धारा केवल एक ही अर्धचक्र में क्या होती है? प्रवाहित होती है। इस प्रकार पीएन संधि डायोड क्या होता है? अर्ध तरंग की भांति कार्य करता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, और आपको ये याद रहे अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर साल आने वाले, और ये जो है आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आते हैं, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, तो आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। तो यह पहले नोट कर लें, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। हम इसमें डिस्कस करेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी इसका सेटअप जो है बिल्कुल सेम रहता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी की भांति, लेकिन हम लोग इसमें करते क्या है? दो डायोड का यूज़ करते हैं। अर्ध तरंग में हमने क्या किया था? केवल एक ही डायोड लगाया था, और इसमें हम क्या करते हैं? दो डायोड लगाते हैं। एक डायोड हम क्या करेंगे? इस तरफ जोड़ देंगे। सेटअप हमारा बिल्कुल सेम रहेगा, परिपथ सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर हमने एक डायोड और लगा दिया, ठीक है, एक डायोड और लगा दिया। और ये जो हमारा लोड प्रतिरोध है इसको यहाँ से हटाते हैं, हम यहाँ से हटाते हैं, और इसको हम लोग जोड़ते हैं इधर से जोड़ते हैं इस लोड प्रतिरोध को ऐसे। ये लोड प्रतिरोध हमारा ऐसे जोड़ा जाता है इसमें। ये जो ट्रांसफार्मर की ये जो सेकेंडरी कॉइल है, जब हम इसमें फेरे लपेटते हैं तो फेरे लपेटने के दौरान हम ये क्या करते हैं? इसमें से एक तार निकाल लेते हैं, और उसी पे हम लोग क्या करते हैं? एक लोड प्रतिरोध जोड़ते हैं। अब इस प्रकार इस ट्रांसफार्मर में 3 तार हो जाएंगे। एक तार पे हमने एक डायोड लगाया, दूसरी तार पर एक डायोड लगाया, और तीसरे तार पर हम लोग क्या करते हैं? लोड प्रतिरोध को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये हमारा क्या है? लोड प्रतिरोध है। ये हमारा क्या है? यहाँ पर ये है लोड प्रतिरोध। ये क्या आ गया हमारा? ये लोड प्रतिरोध आ गया। ये लोड प्रतिरोध आ गया, और इसको मैंने नाम दे दिया D1, और इस डायोड को मैंने बोल दिया है D2। डायोड D1 और डायोड D2। ये हमारा सेटअप बन गया क्या? और यहाँ से हमें क्या मिलेगी इस बार? निर्गत धारा मिलेगी यहाँ से। इस बार निर्गत धारा हमें इस बार यहाँ से मिलेगी। और इसमें हम एक विशेष प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं 909 ट्रांसफार्मर। 909 ट्रांसफार्मर। तो 909 ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो एक बेसिक वोल्टेज पे वर्क करता है। ये 9 वोल्ट होता है ना, 9 वोल्ट। ये 9 वोल्ट एक बेसिक करंट है, बेसिक वोल्टेज है। ये एक नॉर्मल वोल्टेज माना जाता है। तो होता क्या है? ये वाला जो सिरा है ये होता है +9 वोल्ट, ये होता है -9 वोल्ट, और ये जो दिख रहा है ना आपको तीसरा वाला, ये होता है 0। तो यहां से लेके यहां तक जो वोल्टेज होता है +9 होता है, यहां से लेके यहां तक जो वोल्टेज होता है वो -9 होता है। इस प्रकार इस ट्रांसफार्मर में टोटल जो वोल्टेज चाहिए 9 + 9 कितना हो जाएगा? ये 9 -9, तो ये कितना हो जाएगा? 9 - -,
ये हो गया आपका 18 वोल्ट। तो ये ट्रांसफार्मर केवल क्या करता है, ये 909 केवल 18 वोल्ट करंट को ही क्या करता है, यहां से ग्रहण करता है। जितना भी अगर 220 वोल्ट है तो यहां से कितना लेगा, केवल ये 18 वोल्ट। ठीक है, अब हम इसकी क्रियाविधि स्टार्ट करते हैं। इसमें हम केवल दो प्रकार के दो डायोड लगाते हैं, एक D1 और एक D2। ठीक है, अब मैं इसकी क्रियाविधि स्टार्ट करता हूं कि कैसे वर्क करता है। देखिए कैसे वर्क करता है। अब मैं इस पॉइंट कुछ नाम रख देता हूं। मैंने इसको नाम रख दिया E, और इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं F, इसको मैंने बोल दिया F। ठीक है, इसको F मैंने कह दिया है। अब देखिए यहां पर होगा क्या, जैसे ही इस निवेशी धारा का ये आधा चक्कर आएगा, तो आधे चक्कर में जैसे हमने मान लिया ये +9 है, तो इसके रिस्पेक्ट में हमें ये क्या लेना पड़ेगा, -9। अगर आप इसको माइनस ले रहे हो तो इसको प्लस करना पड़ेगा, अगर इसको प्लस लिया है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। एक समय में या तो ये प्लस हो सकता है या ये माइनस हो सकता है ना। अगर ये प्लस है तो इसके संदर्भ में, इसके सापेक्ष ये माइनस हो जाएगा। अगर ये माइनस है तो इसके संदर्भ में ये प्लस हो जाएगा। और इसकी ये जो साइन है ये हर एक आधे चक्कर के बाद चेंज होते रहेंगे। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहाँ से जैसा ही आधा चक्कर आया, ये हो गया +9 और ये रहेगा -9। आप इसको माइनस भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप माइनस भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको अगर प्लस मान रहे हैं तो इसको माइनस लेना पड़ेगा, अगर इसको माइनस माना है तो इसको प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो धारा के आधे चक्र में, धारा के आधे चक्कर में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर मैं इस डायोड की बात करूं तो इसका P जो सिरा है इस पर 9 वोल्ट है, और ये जो इसका N सिरा है ये कहाँ जुड़ा है, ये जुड़ा है हमारा 0 वोल्ट पर। किधर जुड़ा है ये, इसका ये वाला तार कहाँ जुड़ा है, ये जुड़ा है यहाँ 0 पर। यानी P पर 9 है और N पर 0 है। मतलब ये जो D1 डायोड है हमारा, ये इस कंडीशन में कौन सी अवस्था में है, ये है फॉरवर्ड बायस्ड में। अगर दिशिक है ये, अगर अभिनत है, मतलब इस कंडीशन में ये धारा को आगे जाने देगा, इस कंडीशन में ये धारा को आगे जाने देगा। तो होगा क्या, मैं यहां बनाता हूं एक छोटा सा ग्राफ। यहां पर होगा क्या, यहां पर देखिए क्या होगा, हमें ये आधे चक्कर के लिए कुछ आउटपुट मिलेगा। अगर ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस्ड है तो ये करंट को इधर से प्रवाहित कराएगा। ऐसे करंट इधर से प्रवाहित होगी हमारी, किधर की ओर, इधर की ओर। मान लेते हैं ये धारा किधर जा रही है, E से F की तरफ धारा जा रही है। सही है, तो जैसे ये प्लस चक्कर आया, ऊपर का सिरा प्लस हो गया, A सिरा प्लस और B सिरा माइनस। तो ये जो D1 डायोड है ये हमारा अगर अभिनत है, मतलब इसमें जो हमें आउटपुट मिलेगा वो ये मिलेगा ऐसे। ठीक, अगर मैं इस डायोड की बात करूं तो आप देख सकते हो ये डायोड का P टाइप है, ये N सिरा है, तो P पर -9 है और N पर 0 है। तो N पर हमारा कम है ज्यादा है वोल्टेज और P पर कम है, यानी ये हमारा रिवर्स बायस्ड हो गया। और रिवर्स बायस्ड में कोई भी डायोड धारा प्रवाहित नहीं कराता है, मतलब ये डायोड इस कंडीशन में धारा प्रवाहित कराने वाला नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, जैसा ये आधा चक्कर आएगा, ये आधे चक्कर में हमें ये आउटपुट मिल गया। अब ये आधा चक्कर आएगा ये माइनस वाला, तब होगा क्या, ये इनके ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाएंगे। ये जो पहले माइनस था, ये जो प्लस था ये माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस था ये प्लस हो जाएगा। अब मैं इतने आधे चक्कर की बात कर रहा हूं, मतलब इस वाले के लिए बात कर रहा हूं। अब देखिए यहां पर क्या होने वाला है। अब ये माइनस है, ये प्लस है। अगर मैं D1 डायोड की बात करूं यहां पर, तो D1 डायोड का P टाइप यहां -9 वोल्ट है और N टाइप हमारा 0 वोल्ट है। P पे हमारा -9, N पर 0। तो ये हमारा इस बार किस कंडीशन में है, रिवर्स में है। रिवर्स बायस्ड हो गया इस बार ये डायोड, और रिवर्स बायस्ड में डायोड किसी काम का नहीं होता है, मतलब धारा प्रवाहित नहीं कराता है। इस कंडीशन में, इस आधे चक्कर में ये डायोड हमारा किसी काम का नहीं है, मतलब इसके वजह से धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है इस बार।
अब मैं इसकी अगर बात करूं, इस वाले की, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो पी टाइप इसका +9 से है और एन टाइप पे 0 है, मतलब पी पे ज़्यादा और एन पर कम। तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड में है, मतलब ये धारा प्रवाहित कराएगा और धारा यहाँ से ऐसे निकलेगी, धारा ऐसे निकलेगी और ये इधर से जाएगी ऐसे, और दोबारा से धारा की दिशा क्या हो जाएगी, इधर जाएगी धारा, ये ई से एफ की तरफ। और अब हमें दोबारा से इसके लिए भी, इस वाले अर्ध तरंग के लिए भी क्या होगा, अर्ध तरंग के लिए भी क्या होगा, ये हमें कुछ ऐसे आउटपुट प्राप्त होगा इधर से, ये ऐसे, ठीक है। ये हमें आउटपुट क्या होगा यहाँ पर प्राप्त होने वाला है, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए दोबारा से ये वाला चक्कर आएगा, अब तो दोबारा से ये प्लस ये माइनस, और यही प्रोसेस लगातार चलता रहता है। एक डायोड एक समय में फॉरवर्ड बायस्ड और दूसरे समय में एक समय में एक डायोड जो है हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाता है और दूसरा डायोड रिवर्स में। जब आधा चक्कर आता है साइन बदल जाते हैं, एक फॉरवर्ड में दूसरा रिवर्स में, मतलब हर बार जो हमें करंट की दिशा मिलेगी वो ई से एफ की ओर मिलेगी ना, और हमें आउटपुट भी क्या प्राप्त होगा, ये ऐसा आउटपुट प्राप्त होगा, ठीक। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण तरंग क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण तरंग डिस्टकारी। तो ये हमारा क्या था, ये था हमारा निवेशी, ये हमने निवेश कराया था, इन्वेस्ट कराया था, या यहाँ से निवेश कराया हमने, ये निवेशी धारा। ये कौन सी धारा है हमारी, निवेशी धारा। और ये कौन सी हमारी, निर्गत धारा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो हमें ये जो प्राप्त हो रहा है, ये हमें पूर्ण तरंग प्राप्त हो रही है। इसके लिए भी हमें आउटपुट ये प्राप्त हुआ, इसके लिए भी आउटपुट हमें ये प्राप्त हुआ। इसी को हम लोग बोलते हैं पूर्ण तरंग डिस्टकारी। लेकिन हम लोग यहाँ एसी करंट को डीसी में बदल रहे हैं। आप कहोगे सर डीसी करंट तो ऐसा होता है, चलो एसी तो ये है, लेकिन ये डीसी तो ऐसा होता है, ये इस टाइप का होता है डीसी करंट तो ये ऐसा होता है, लेकिन ये ऐसा तो दिख नहीं रहा है। और जबकि आप बोल रहे हो कि इसने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। तो मैं आपको बता दूं, इसका अध्ययन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप बीएससी करेंगे या बीटेक करेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा ये, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए हम लोग करते क्या हैं, इसको ये सीधा करने के लिए, ये लगभग इसको सीधा करने के लिए क्या करते हैं हम लोग एक संधारित्र का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, संधारित्र का यूज़ करते हैं, जिसको जो काम करता है एज अ फिल्टर की तरह है। फिल्टर संधारित्र, फिल्टर कैपेसिटर हम लोग लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपके एग्जाम में बस इतना हो गया, ये नहीं आपको करना है, लेकिन आपको ये समझना है कि जब डीसी करंट हमारी ऐसी होती है तो इसका क्या मतलब है, इसको हम सीधा कैसे करेंगे। ये डीसी करंट का तो ऐसा सिंबल नहीं होता है, डीसी करंट तो हमारी ऐसी चलती है कांस्टेंट, लेकिन इसमें अब भी मान क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है ना। तो हम लोग करते क्या है, देखिए हम लोग करते क्या है, इस लोड प्रतिरोध के सिरों पर एक कैपेसिटर को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, एक कैपेसिटर को जोड़ते हैं, ऐसे ये हम जोड़ते हैं कैपेसिटर एक। तो देखिए होता क्या है मैं आपको बताऊं, बस आपका ये इतना हो चुका है, आप ये समझ लो ये सीधा कैसे होता है। देखिए ये कैपेसिटर हम लोग जोड़ते हैं, तो कैपेसिटर ये करता क्या है, देखिए ये कैपेसिटर करता क्या है, जैसे ये धारा आपको ये दिख रहा होगा, ये जैसे ये जो अर्ध तरंग ये ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ जैसे जैसे ये ऊपर जाता है उस समय ये जो संधारित्र हमने लगाया है ये अपने आप को चार्ज करता है। जैसे जैसे ये धारा जो है ऊपर जाती है वैसे वैसे संधारित्र क्या करता है, अपने आप को चार्ज करता है। और जैसे ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के बाद में नीचे आने की स्थिति में होती है, ये संधारित्र जो अपने आप को चार्ज कर लिया होता है ये अपनी सारी ऊर्जा को रिलीज कर देता है, सारी ऊर्जा दे देता है। और जब ये ऊर्जा दी जाती है ना तो ये ग्राफ नीचे ना आके ऐसे ऐसे हो जाता है ऊपर। अब देखिए फिर ऊपर जा रहा है, ये फिर ऊपर जा रहा है, ये नीचे ना आके तो वहीं से घूम जाता है जब इसको ऊर्जा मिलती है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। अब जब ये ऊपर जा रहा होगा फिर से संधारित्र क्या करेगा, अपने आप को चार्ज करेगा और चार्ज करता है। और ये करंट जब तक ऊपर जाता रहता है, जैसे ही नीचे आने की कंडीशन में होता है तुरंत ये संधारित्र क्या करता है, इसको ऊर्जा दे देता है। तो दोबारा से ये क्या होता है, ऊपर पहुंच जाता है, ठीक। फिर ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, ये करंट हमारा लगभग ऐसे प्राप्त होता है, ठीक है। लेकिन बाद में इसको हम लोग और भी मतलब कुछ और तरीकों से क्या करते हैं, इसको लगभग सीधा कर देते हैं,
ठीक है, ये आपके सिलेबस में है नहीं, बस आपको इतना ही करके आना है, ये ना आपको ये संधारे जोड़ना है। मैंने आपको बता दिया, आपके समझ में भी आना चाहिए ना कि यहाँ पर जो है जब डीसी करंट ऐसी होती है तो ये इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो आई होप आपके ये अच्छे से समझ में आया होगा। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसका परिपथ आरेख, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग, इन दोनों में से आपको हर पेपर में लॉन्ग में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो, आपके समझ में ना आया हो तो आप पूछ ले। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग जो है इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वगैरह निपटाएंगे। पर हम लोग इसमें नोट कर लेंगे, इसमें लिखा है निवेशी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं, जबकि डायोड D1 व D2 को इसकी द्वितीय कुंडली से जोड़ देते हैं। लोड प्रतिरोध RL को चित्रानुसार ये हमने जोड़ा है, कहाँ पर इसको जोड़ा है हमने, ये E और F पर जोड़ा है, इसको EF पर, EF पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जैसा हमने यहाँ बनाया है वैसे ही लिखा है इसमें। आगे ये वर्क कैसे करता है, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के, ये जहाँ से हम ये स्रोत जोड़े हैं उधर से निवेशी बोलेंगे, जो हमने इनपुट दिया है। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पहले आधे चक्र में द्वितीय कुंडली का ए सिरा मध्य बिंदु F के सापेक्ष क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर ये पहली बार में कैसा है, धनात्मक है, तो ये वाला सिरा कैसे हो जाएगा, ये सिरा हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, ये सिरा हमारा कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो मध्य बिंदु F के सापेक्ष धनात्मक तथा B सिरा ऋणात्मक होता है। तो डायोड D1 किस अगर अभिनत होता है और इसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, इसी समय डायोड D2 उत्क्रम अभिनत होता है और इसमें धारा नहीं बहती है। डायोड D1 से धारा लोड प्रतिरोध RL में E से F की ओर होती है। देखिए धारा ये हमारा इसमें फॉरवर्ड वाइस में था, तो E से F की तरफ धारा प्रवाहित होती है, जिससे निर्गत धारा प्राप्त होती है। दूसरे आधे चक्र में जब ट्रांसफार्मर का A सिरा F के सापेक्ष ऋणात्मक तथा B सिरा धनात्मक होता है, इस स्थिति में डायोड D1 हमारा उत्क्रम हो जाता है और डायोड D2 हमारा अभिनत हो जाता है और धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक, तो पहले आप इतना लिखेंगे और दो लाइनें अभी हम इसमें और लिख देंगे, धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रकार क्या होता है, धारा के दोनों आधे चक्रों में एक ही दिशा में हमें क्या होता है, धारा का आउटपुट प्राप्त होता है और इस प्रकार ये हमारा जो है पूर्ण तरंग डिस्टकारी वर्क करता है। ठीक, तो पहले आप इसको नोट कर लेते हैं, दो लाइनें मैं और लिख देता हूँ, वो आप नोट कर लें। ठीक, पहले आप इसको नोट कर लें। तो उसी के आगे से हम लोग इसमें थोड़ा सा और लिख लेंगे। ये इसमें लिखा है जिसकी दिशा लोड प्रतिरोध RL में पुनः E से F की ओर होती है, जिससे निर्गत धारा हमें दोबारा से उसी डायरेक्शन में प्राप्त होती है। ठीक है, इस प्रकार निवेशी धारा के पूर्ण चक्र के लिए एक दिशा में होती है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण तरंग डिस्टकारी। ठीक है, और इस प्रकार ये जो है हमारा इसमें चैप्टर 14 भी समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में केवल हमें अभी न्यूमेरिकल्स और करने हैं, जिनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आज की वीडियो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जिसमें हमने पूर्ण तरंग डिस्टकारी, अर्ध तरंग डिस्टकारी पढ़ा था। एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुंच जाए। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, अब तक के लिए थैंक यू।